हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने DSSB PGT बायोलॉजी का रिव्यू आपके सामने रखा था और एस्पिरेंट्स ने मुझसे ये भी कहा था कि ये एक बार सोल्व करा दो। ठीक है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं क्योंकि 180 क्वेश्चन है अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के। तो एक साथ वो अपलोड नहीं होंगी, इतनी लार्ज वीडियो बन जाएगी, वो बहुत देर में अपलोड होती है फिर मैं 3-4 पार्ट में ही इसको सोल्व कराती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं इसमें वीडियो में। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है पहला डिसिप्लिन 1 का। ऐसे ऐसे 9 डिसिप्लिन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक डिसिप्लिन में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जब एक सबमिट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट अपने आप आ जाता है और आप ना पीछे नहीं जा सकते। मतलब अगर आपने डिसिप्लिन 1 सबमिट कर दिया है और डिसिप्लिन 2 आपने खोल लिया है तो फिर आप 1 में जाकर नहीं चेक कर सकते आपने क्या किया था, या फिर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर याद भी आ जाता है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये है इसमें कि भाई आप पीछे जाके चेक नहीं कर सकते अपना। ठीक है, तो एक सबमिट हो गया तो फिर दूसरा ही खुलेगा, दूसरा सबमिट होने के बाद तीसरा, ऐसे आप डायरेक्ट भी किसी और डिसिप्लिन में नहीं जा सकते। ठीक है, एक सबमिट करना पड़ता है फिर दूसरे में जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। ब्राउन फैट विच इज़ फाउंड इन न्यू बोर्न बेबीज एंड हाइबरनेटिंग मैमल्स हैज़ साइटोक्रोम पिगमेंट विच कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो कुल मिला के इसमें क्या पूछ रखा है कि साइटोक्रोम पिगमेंट का एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, वो कौन सा एलिमेंट कंटेन करता है। तो भाई साइटोक्रोम का पिगमेंट होता है आयरन, और आयरन के साथ सल्फर भी होता है, आयरन सल्फर। ठीक है, सभी साइटोक्रोम के पास आयरन सल्फर पिगमेंट होता है सिवाय एक के, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 एक एक्सेप्शन है जिसमें आयरन के साथ सल्फर नहीं, आयरन के साथ कॉपर मिलता है। ठीक है, आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इन रेड एल्गीज, रेड एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, NCERT में मेंशन है, आप सबको याद भी होगा। और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट है ग्लाइकोजन, भाई ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल्स का होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है। सेकंड ऑप्शन है स्टार्च, स्टार्च प्लांट्स वगैरह में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है। और थर्ड है सेलुलोज, सेलुलोज कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल सब्सटेंस है, यानी जो प्लांट्स वगैरह की जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन अपन ने देख लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द टिश्यू कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो भाई ये भी NCERT की सीधी लाइन से क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन हार्ट है ना, वो चारों तरह की टिश्यू से बना हुआ होता है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। देखिए शायद ये पुरानी वाली NCERT में है, टिश्यू वगैरह के बारे में एक अलग से ही चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा दिया गया है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, अभी चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in which a solitary sexual gonozoid alternates with colonial asexual gonozoid। तो इसमें दो चीज़ें पूछ रखी हैं, एक तो पूछ रखा है कि पॉलीमॉर्फिज्म भी होना चाहिए प्लस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होनी चाहिए, किसके बीच, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म के बीच। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है यूरोकॉर्डेट्स में। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है डोलियोलम। तो पॉलीमॉर्फिज्म प्लस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें यूरोकॉर्डेट में देखने को मिलता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा जो कि डोलियोलम है। इसके बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टारफिश, स्टारफिश नॉन कॉर्डेटा का एक फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा, उसका एग्जाम्पल है। थर्ड है बेलेनोग्लोसस, ये हेमीकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, फोर्थ है एम्फियोक्सस, ये एम्फियोक्सस जो है सिफेलोकॉर्डेटे का एग्जाम्पल है, जो कि एक कॉर्डेटा का फाइलम में पढ़ते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिफ्थ पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीव्स इज करेक्ट। तो पहला देखते हैं, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। हाँ, इतना तो ठीक है। एंड आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बेसिपिटल ऑर्डर भी हो हमेशा, तो एक्रोपिटल ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है, वेन्स इन लीव्स सर्व ओनली अ मैकेनिकल फंक्शन एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट। भाई ये तो एकदम गलत है। भाई वेन्स तो पार्टिसिपेट करती ही हैं ट्रांसपोर्ट में, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, वाटर का ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें वेन्स ही तो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसलिए सेकंड ये गलत हो गया। तो थर्ड पे आते हैं अपन, लीव्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। भाई लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं फोटोसिंथेसिस में, यही तो रोल प्ले करते हैं। फोर्थ है, द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द रूट। भाई ये रूट पे कहाँ बोर्न होते हैं, ये तो शूट पे बोर्न होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना फिफ्थ का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द नेम्स ऑफ स्पीसीज। तो भाई स्पीसीज़ का नेम हमें पता ही है कि कैसे लिखते हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं अपने स्पीसीज़ का नेम जब हम लिखते हैं, एक तो जीनस होता है, सेकंड जो कंपोनेंट है वो स्पीसीज़ होता है, स्पीसीज़ का नेम। तो भाई जो जीनस का नेम है ना हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो स्पीसीज़ का नेम है ना वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। तो ये तो अपन सबको पता ही होगा भाई, ऐसे लिखा जाता है नेम, ठीक है। तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेप्टोइड, a specialized cell type that is thought to be analogous to sieve element of सीड प्लांट। सीड प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सिव एलिमेंट, यानी सिव एलिमेंट होते हैं फ्लोएम के पार्ट, ठीक है। उनका एनालोगस कौन काम करता है। तो भाई एक बात समझो कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, ये तीनों में ही वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है लेप्टोइड, जो कि सिव एलिमेंट के एनालोगस काम करती है। लेकिन मैंने एक जगह और देखा है कि भाई टेरिडोफाइटा को भी लिंक कर रखा है लेप्टोइड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अपना आंसर ब्रायोफाइटा दे रखा है ना, तो ठीक है, अपन को यही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ब्रायोफाइटा। अपना 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। तो अपनी एनसीईआरटी में दो फैमिली मेंशन कर रखी है, एक तो सोलेनेसी है और एक ब्रासिकेसी है, ठीक है। दो ही फैमिली अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है। बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसका, और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो सोलेनेसी का एग्जाम्पल है बेलाडोना, और जो भी अपनी सब्जियां वगैरह जैसे टमाटो है, ब्रिंजल है, ये सब भी सोलेनेसी के पार्ट हैं, ठीक है। और जो गुलमोहर एंड केशिया है ना, वो फैबेसी के एग्जाम्पल है। और जो सेकंड अपना ऑप्शन है ना मस्टर्ड, ये ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ये बात। तो बेलाडोना अपने को याद रखना है। अब अपना 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ मोलस्क। तो मोलस्की की क्लास है सिफेलोपोडा, बाइवेल्विया एंड गैस्ट्रोपोडा। लेकिन जो ये 4th ऑप्शन है क्रस्टेशिया, ये आर्थ्रोपोडा की क्लास है, ठीक है। तो अपने को जो क्लास मोलस्का की नहीं है वही बतानी थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th क्रस्टेशिया, जो कि आर्थ्रोपोडा की क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स अकर्स इन डाइकोटाइलोडोनस स्टेम्स। तो भाई डाइकोट स्टेम में क्या होता है, कॉन्जॉइंट, ओपन एंड इंडार्ज प्रोटोजाइलम होता है। तो पता है मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होती थी, लेकिन मैंने इसको एक तरह से याद किया कि जैसे अपना स्टेम है ना वो बाहर की तरफ होता है, लेकिन इसका आंसर आएगा इंडार्च, ठीक है। और रूट होता है अपना अंदर की तरफ, तो उसमें आएगा कौन सा टाइप, एग्जार्च। तो मैंने रूट और स्टेम को ऐसे अपोजिट करके याद किया है, ठीक है। कॉन्जॉइंट, ओपन एंड इंडार्च, ये होती है डाइकोट स्टेम की खासियत, ठीक है। रूट में रेडियल मिलता है, लेकिन जो स्टेम है उसमें कॉन्जॉइंट, ओपन एंड इंडार्च प्रोटोजाइलम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। In case of algae, for sexual reproduction, which of the following shows fusion of two gametes dissimilar in size?
तो भाई ऐसे दो दो गैमेट जो डिसिमिलर मतलब सिमिलर नहीं है साइज में, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। तो भाई ये है ना एनसीईआरटी में अपने दे रखा है, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल एक साथ दे रखे हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम उसमें, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स का भी बता रखा है वहाँ पे, स्पाइरोगायरा का भी बता रखा है, ठीक है। लेकिन जो डिसिमिलर होते हैं साइज़ में ऐसे गैमेट्स के फ्यूज़न किस में हमें देखने को मिलता है, यूडोरिना में, ठीक है। ये भाई याद ही करना है, रटना है, मतलब जैसे भी आपको करना है, ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ना हमें हमें ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, हम है ना याद नहीं कर पाते, तो भाई वो बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलते हैं। लेकिन आप समझिए इंटेलिजेंस पता है क्या होता है, उस मेमोरी को रिटेन करने की पावर है ना, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो जब हम ये कहते हैं ना कि हमें कॉन्सेप्ट होते हैं याद, लेकिन हम है ना हम कोई एग्जाम्पल को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मेमोरी हमें रहती ही नहीं है कि एग्जाम्पल की रटना होता है ये, तो भाई ये बात समझो कि हमें याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी और ये जो रटने की चीज़ें ये भी, ठीक है। मेमोरी को रिटेन रखना पड़ेगा अपने ब्रेन में, और बार बार रिवाइज करेंगे ना तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोलनकाइमा सेल्स इन प्लांट टिश्यू। तो कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब आपने टिश्यू पढ़े ही होंगे इसमें प्लांट्स में। तो कोलनकाइमा है ना, वो कोलनकाइमा एंड पैरेन्काइमा ये दोनों ही ना लिविंग टिश्यू होते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड टिश्यू होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्टोर स्टार्च एंड न्यूट्रिएंट। जो स्टोरेज का काम होता है ना वो मेनली ना पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। तो कोलनकाइमा जो है ना वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। कई बार है ना मैं खुद ये इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो है ना स्क्लेरेन्काइमा का भी एग्जांपल है, सॉरी फंक्शन है, लेकिन ये कोलनकाइमा भी करता है, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ये कोलनकाइमा का भी काम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह इसका काम नहीं है, तो ये बाकी ऑप्शन हम रिजेक्ट कर देंगे और सेकंड अपन जो अभी ठीक लग रहा है वो सेकंड ऑप्शन अपन चूज़ करेंगे। 13 का है द फ्लावर विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ में अकर सिंगली एज ए और एज ए पार्ट ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो भाई एंजियोस्पर्म, जहाँ भी फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म ही तो होते हैं। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, इन सब में हमें फ्लावर कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। एल्गी की तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, अच्छे से रूट, स्टेम, लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं होती, ठीक है, ना ही ऐसे ब्रायोफाइट में हमें देखने को मिलता है, और टेरिडोफाइट में फ्लावरिंग होती नहीं है। तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम लेयर इन द स्किन ऑफ फ्रॉग। तो भाई इसका आंसर आएगा टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम की जो फंक्शन है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है फ्रॉग्स को, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, टू रेगुलेट वाटर एंड आयन बैलेंस, टू प्रोड्यूस म्यूकस फॉर द स्किन लुब्रिकेशन। तो भाई इसका आंसर फर्स्ट आएगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। विच इज़ द 15th का क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस जिम्नोस्पर्म फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन द टर्म्स ऑफ सीड डेवलपमेंट। तो भाई हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म है ना वो नेकड सीड के होते हैं, ठीक है। उनके सीड है ना ओवरी वाल से ढके हुए नहीं होते, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है ना उसमें सीड्स ओवरी वाल से ढके होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें ना बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड कि अब्सेंस ऑफ ओवरी वाल, यानी जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल अब्सेंट होती है, ठीक है। 16th का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेस फॉर ex-situ कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लास। तो पहला वर्ड तो आप देखो ex-situ कंजर्वेशन,
तो भाई नेशनल पार्क तो इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व तो इन सीटू कंजर्वेशन है, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए। ठीक है, अब आती है बात प्लांट म्यूजियम की। तो प्लांट म्यूजियम को पता है अपन कैसे देखते कि यहाँ पर हर्बेरियम टाइप के अपन को स्टोर करके मिलेंगे, जैसे ड्राइड डेड प्लांट्स। ठीक है, ये ऐसे ही अवस्था में जो है स्टोर मिलेंगे। यहाँ पर लिविंग प्लांट्स हम नहीं सोच पा रहे हैं कि प्लांट म्यूजियम में हम लिविंग प्लांट्स को देखेंगे, ठीक है, या फिर जर्म प्लाज को देखेंगे, तो इसलिए प्लांट म्यूजियम वाला भी ये ऑप्शन हट जाता है। फिर बचा है बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो ये एक्स-C2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़ को रखते हैं और जर्म प्लाज को कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4th। 17th का क्वेश्चन है, इन एन ओल्ड ट्री द एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस थ्रू द। देखिए भाई, एक तो है ना सेंट्रल डार्क कलर की वुड होती है, ठीक है, जिसको हार्ट वुड बोलते हैं, और पेरिफेरल लाइट कलर की वुड होती है। ठीक है, जो डार्क कलर की वुड है ना, बीच में है जो, ठीक है, सेंटर में है, उसके अंदर ना लिग्निन वगैरह की डिपोजिशन होती है, और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स वगैरह, रेजिन है, इन सब की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वो डार्क कलर की हो जाती है, लेकिन वो कंडक्शन नहीं कर रही किसी चीज़ का, भाई एसेंट ऑफ सैप या फिर किसी भी चीज़ का कंडक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आएगा, इसका आंसर आएगा 3rd कि पेरिफेरल लाइट कलर अल्बर्नम। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। सेंट्रल तो डार्क कलर डेड होती है, उसके अंदर सेंट्रल तो डार्क कलर की होती है, हार्टवुड बोलते हैं, उसके अंदर डिपोजिशंस की वजह से वो नहीं करती है कंडक्शन किसी चीज़ का। पेरिफेरल लाइट कलर की वुड जो होती है वो जो है अपना कंडक्शन करती है। ठीक है, तो इसका आंसर 3rd आएगा। 18th का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइलम एनालिडा। तो एनालिडा का भाई अपने को पता ही है, पहले सारे ऑप्शन देखते हैं। नेफ्रीडिया हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये बिल्कुल सही बात है। हमें यहाँ क्या चूज़ करना है, गलत चूज़ करना है। तो हमें पता ही है कि नेफ्रीडिया ही एक्सक्रीशन में, ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सेकंड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट, भाई जो एनालिडा है ना उसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3rd है एग्जाम्पल आर नेरिस फेरेटिमा हिरुडिनेरिया, हाँ भाई इसके एग्जाम्पल यही हैं, फेरेटिमा यानी अर्थफॉर्म। ठीक है, 4th है बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू मेटामेर्स, भाई हाँ एनालिडा के अंदर ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो एक ही गलत है वो है 2nd, जिसमें बताया गया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन सच ये है कि एनालिडा के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एंजियोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लावर। तो भाई मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावर में डेवलप होते हैं। पहला है मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर मेगास्पोर यानी फीमेल का डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स वगैरह, ये मेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर 2nd ही आएगा कि भाई फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 20 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन हायर प्लांट्स विच विद रिस्पेक्ट टू एम्ब्रियोनल एक्सिस सिलेक्ट द करेक्ट पोजीशन ऑफ रेडिकल एंड प्लूमिल। भाई रेडिकल, एक बात पहले मैं बता देती हूँ, रेडिकल से ना रूट का डेवलपमेंट होता है, प्लूमिल से स्टेम का डेवलपमेंट होता है। अब देखो भाई जो आंसर दे रखा वहीं पर लेकर जाती हूँ आपको। द प्लूम्यूल इज़ प्रेजेंट एट द अपर एंड, हाँ भाई प्लूम्यूल अपर एंड पे प्रेजेंट होता है और इससे स्टेम का डेवलपमेंट होता है। एंड द रेडिकल इज़ प्रेजेंट एट द लोअर एंड, हाँ भाई ये भी बात सच है कि रेडिकल लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है और इससे रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी एक बार पढ़ लो। फर्स्ट है बोथ आर प्रेजेंट एट अपर एंड एंड एम्ब्रियोन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, नहीं भी दोनों ऊपर वाले एंड पे प्रेजेंट नहीं होते। सेकंड है बोथ आर प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, नहीं भाई दोनों लोअर पे भी प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका आंसर 3rd ही आ जाएगा। ठीक है, और 4th में इसका बिल्कुल अपोजिट दे रखा है जो कि गलत है।
अब डिसिप्लिन 2 आ गई। तो बी पहले डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन, ऐसे ही हर एक डिसिप्लिन में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ऐसे ये टाइम डिसाइड नहीं होता कि भी इस सेक्शन में आपने इतना सेकंड का टाइम मिलेगा, इतना मिनट का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ना मतलब आपके पास पूरे 3 घंटे हैं, आप चाहे वो एक सेक्शन में ख़त्म कर दो या फिर पूरा क्वेश्चन पेपर आप पूरा देख पाओ, इस हिसाब से अपना चलो, ठीक है। तो हर एक सेक्शन के साथ टाइमिंग मेंशन नहीं होती, ठीक है। पूरे आपको 3 घंटे मिलते हैं। पीजीटी के एग्ज़ाम में 3 घंटे मिलते हैं भाई, टीजीटी के एग्ज़ाम में 2 घंटे मिलते हैं आपको। तो डिसिप्लिन 2 में आ गए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म द फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। भाई फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप देखते ही मैं वहाँ कुछ नहीं सोचा भाई, ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया। ग्लाइकोलाइसिस अपन ने पढ़ रखा है। फर्स्ट स्टेप तो भाई एक्सोकाइनेज करता है कैटालाइज, तो सीधा मैंने सेकंड ऑप्शन काइनेज लगा दिया, और ये तक देखा नहीं कि भी फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप पूछ रखा है। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप डिहाइड्रोजिनेज जो है कैटालाइज करता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है इसमें। तो भाई ऐसे ही एक्साइट मत हो जाया करो, ये मैं खुद को भी कह रही हूँ कि एक बार कोई यार ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी कर देते, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ठीक है। जो मैंने गलतियाँ की वो मत करो, है ना। देखते ही फर्स्ट स्टेप पूछा है सीधा काइनेज लगा दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ के आराम से सोच के करना है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर डिहाइड्रोजिनेज आएगा। सेकंड है द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लक्स। आपने सुना होगा ई फ्लक्स, आउट फ्लक्स, है ना। ये सब सुना होगा। तो मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लक्स। इवेपोरेशन आपको पता ही है, वाष्पीकरण जो होता है, पानी से भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन कहते हैं उसको। फ्लैक्स यानी जो सेकंड टर्म है ना, ये बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये है ना, जैसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं फ्लैक्स यानी शो ऑफ करने टाइप होता है। थर्ड है ट्रांसपिरेशन। आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है प्लांट्स में, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसका आंसर फ्लक्स आएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। थर्ड देखते हैं हाउ मैनी मेजर क्लासेस आर एंजाइम्स क्लासिफाइड इनटू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो भाई एंजाइम की 6 क्लास होती हैं। पहली है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरी है ट्रांसफरेज, तीसरी है हाइड्रोजिनेज, चौथी है लाइज, पांचवी है आइसोमरेज और छठी है लाइगेज। तो 6 क्लास होती हैं एंजाइम की, ठीक है। पढ़ाई होगा आपने, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। फोर्थ है an inhibitor that inhibits the activity of the enzyme and shows close resemblance with the substrate in its molecular structure is called an। देखो भाई अगर ना मोलिकुलर स्ट्रक्चर सेम है ना, ठीक है, तो सेम होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, ठीक है। तो सेम मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। इसमें क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, उससे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड कर देता है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर तो सबस्ट्रेट जैसी है। तो एंजाइम ये सोचेगा भाई ये सबस्ट्रेट है, और ये वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाता है, फिर वो रिएक्शन वहीं बंद हो जाती है, ठीक है। अपने को प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो जहाँ कहीं भी स्ट्रक्चर के साथ सिमिलैरिटी दिखे ना, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। अपना फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो फोटो रेस्पिरेशन है ना, इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट से केमिस्ट्री, C से क्लोरोप्लास्ट, C से केमिस्ट्री, P से फिजिक्स, P से पेरोक्सिसोम एंड M से मैथ्स। तो जिसके पास नॉन मेडिकल है ना, वो उनके पास क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। तो आपने को यहाँ क्या याद करना है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आप ऐसे थोड़ा याद कर सकते हो। मैं तो ऐसी थोड़ी सी ट्रिक बना लेती हूँ याद करने के लिए, थोड़ा इजी रहता है याद करना। आप अपनी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैं कहूँ वही करना है, ठीक है। आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो, बस क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, इतना ऐसे कर लो भाई, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। RuBP इज़ joined with carbon dioxide by the activity of enzyme Rubisco. Select from the given options the metallic cofactor of Rubisco। तो Rubisco का metallic cofactor होता है मैग्नीशियम,
ठीक है, ये याद करने का ही है। जैसे अपन इस चीज़ को सिर्फ ये फैक्ट है, इसको याद ही कर सकते हैं, इसमें क्या समझाना है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम किसका होता है? कैल्शियम, हाँ, ब्लड क्लोटिंग जो होती है ना, उसमें कैल्शियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेवंथ, the graphic representation of amount of absorption of different wavelengths of light by a substance is called a absorption spectrum of that substance. Chlorophyll pigment absorb maximum light in the, भाई ये तो एक्सपेरिमेंट्स भी करके बता रखे हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से डायग्राम भी दे रखा है और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि ब्लू एंड रेड रीजन होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एट्थ है इन लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन द परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लूकोज इज, ये होता है लेस देन 7%। ठीक है, आप देखोगे कि जो अपने को ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसमें लगभग 36 या फिर 38 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग केस हैं, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसकी 36 कब मिलते हैं, शटल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है ये। किसी में हमें 36 मिलते हैं और किसी में हमें 38 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये लैक्टिक एसिड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, इसमें सिर्फ हमें 2 एटीपी मिलते हैं। तो कहाँ तो 36 या 38 एटीपी और कहाँ सिर्फ 2 एटीपी। तो वो 2 एटीपी का हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो लेस देन 7% आती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। Which of the following components of the chloroplast electron transport chain donates electron directly to the प्लास्टोसाइनिन? तो भाई ये इलेक्ट्रॉन, वो जेड स्कीम है ना, जेड स्कीम से क्वेश्चन है ये, तो वो हमें स्कीम पूरी याद करनी पड़ेगी। तो साइटोक्रोम B6F वो प्लास्टोसाइनिन को देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो पूरी साइकिल चल के आती है, साइटोक्रोम B6F देता है प्लास्टोसाइनिन को। तो प्लास्टोसाइनिन का ही पूछा है कि भाई उसको कौन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब 10th का क्वेश्चन है विच इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी? तो एंजाइम एक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अपन को पता है कि है ना, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पर कोई भी एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज अप टू एन ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर तक तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी, उसके बाद डिक्रीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है ना, उस पर एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचरेट हो जाती है। ठीक है, वो काम नहीं कर सकता उस पर। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज अप टू एन ऑप्टिमल टेम्परेचर। तो 11th का क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ शूट टिप्स और डिकैपिटेशन रिजल्ट इन इन्हांस्ड ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स बिकॉज, इसका आंसर आएगा फोर्थ, द ऑक्सीजन प्रोडक्शन रिड्यूसिस। ये एक प्रोसेस है, इस फिनोमेना को हम एक नाम देते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एपिकल डोमिनेंस आपने देखा होगा, एपिकल डोमिनेंस से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब हम उसका रूट शूट टिप को काट देते हैं तो अपन देखते हैं उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि शूट टिप पे ही तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। अगर शूट टिप काट दी तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ है ना, पता है एक दिक्कत थी क्वेश्चन के साथ, इसमें ना ये पहला ऑप्शन देखो, द साइटोकाइनिन इंक्रीजेज इन लेटरल बर्ड। तो भाई कई स्टूडेंट्स को पता है क्या लगा होगा कि भाई हाँ वो काटती और ब्रांचिंग तो साइटोकाइनिन की वजह से होती है, तो साइटोकाइनिन लेटरल बर्ड्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर ये पता है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साइटोकाइनिन तो उतना ही रहेगा, वो इंक्रीज़ थोड़ी ना हो रहा है, बस ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से ब्रांचिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ आएगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन रिड्यूसिस। अब 12th का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन? तो इसका एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये बहुत कम देर तक के लिए बनता है, और फिर
एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम जैसे एंटर किए थे उस वैसे ही बाहर निकल गए। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आएगा। देखिए पहले ऑप्शन में पहले तो एंजाइम और प्रोडक्ट बना दिए, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो इसलिए ये गलत है। दूसरे में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट करके फिर एंजाइम प्रोडक्ट सीधा बना दिया। भाई ऐसे थोड़ी ना होता, पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना। और थर्ड मैंने बता ही दिया, थर्ड अपना सही है। और फोर्थ में लास्ट में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना रखा है, लास्ट में तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना, तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी। व्हाट इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ C3 साइकिल। तो C3 साइकिल का अपने को पता है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये 3 स्टेप होते हैं। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। रिडक्शन स्टेप में हमें जो भी शुगर का फॉर्मेशन होता है वो होता है। रीजनरेशन में जो भी पहला प्रोडक्ट लिया था वो वापस से रीजनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। 14th का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फर्स्ट है इट अकर्स ड्यूरिंग लो लाइट इंटेंसिटी। सेकेंड है इट लीड्स टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। थर्ड है इट लीड्स टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP। फोर्थ है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, तो देखिए जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना उसमें सेकंड फोटो सिस्टम तो इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, तो और जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है ना तो वो फोटो सिस्टम सेकंड की वजह से होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अपना वैसे ही एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, फिर है इटली फोर्थ ऑप्शन देखो, इसका प्रोडक्ट है NADPH प्लस H प्लस। नहीं भाई, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन उसमें सिर्फ ATP बनेगा। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हट गया, तो अपना आंसर आएगा 1 और 3। इट अकर्स ड्यूरिंग लो लाइट इंटेंसिटी और थर्ड है इट लीड्स टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP, क्योंकि यहाँ पे ATP बन रहा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। ये मैंने अभी करवाया है। फोटो रेस्पिरेशन में तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी तो कराया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, यानी C2 साइकिल, और इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो टेम्परेचर से रिलेटेड अपने को ये एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, वो देखने। पहला है हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। तो एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं, एक्सेप्शन है राइबोजाइम जो कि RNA से बना होता है। तो जो प्रोटीन है ना वो मोस्टली टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं, और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन की जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो एंजाइम काम नहीं कर पाते। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पाते हैं एंजाइम इस हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो पहला तो सही है। स्टेटमेंट बी है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट। हाँ भाई, लो टेम्परेचर एंजाइम को इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व कर लेता है टेम्परेरी। ठीक है, उसको जब ऑप्टिमल टेम्परेचर मिलेगा फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों ही NCERT की बिल्कुल लाइन छाप रखी है। ठीक है, तो और ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटालाइजेस ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्टेट ऑफ रिडक्शन। तो भाई ऑक्सीडो रिडक्शन तो इसमें सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है, कोई भी लगा देगा भैया। ऑक्सीडो रिडक्शन के बारे में पूछ रखा है तो ऑक्सीडो रिडक्टेज ही इसका जो है एंजाइम होगा। ठीक है, पहला है ट्रांसफरेज, नहीं भाई वो ट्रांसफ़र करता है ग्रुप्स को। आइसोमरेज, लाइज, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हैं, और क्वेश्चन में को जो पढ़ लेगा सही से उसको फोर्थ ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, उसका सही मिलेगा ये आंसर। तो 18th का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो भाई एंजाइम से ही कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, टेम्परेचर का है, एंजाइम इनहिबिशन का है, कितने सारे क्वेश्चन आ गए भी एंजाइम से।
तो पहला है द इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है ना, उसके लिए ये लाइन सही हो सकती है कि इनहिबिशन को जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो कर देते हैं ना, तो इनहिबिशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए सही है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए ये बात काम नहीं करेगी। सेकंड है द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ऐसा नहीं होता, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम है कि एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर देता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो सबस्ट्रेट से सिमिलर होती है और वो इसलिए एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर जाते हैं। थर्ड है द इनहिबिटर चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इनहिबिटर चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। अगर उसका शेप ही चेंज हो गया, उसकी एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया, तो सबस्ट्रेट कहाँ ही आके उससे अच्छे से बाइंड करेगा और एक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। द केम वैल्यू डिक्रीज, ये भी बात इसके लिए गलत है, ठीक है। तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 का है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्टर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अल्टर कर सकते हैं। पहला है चेंज इन पीएच। यस, एक ऑप्टिमल पीएच पे वे काम करते हैं, अगर हम उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसकी एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। सेकंड है टेम्परेचर, जो हमने अभी देख लिया क्वेश्चन में, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। थर्ड है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यस, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट डालती है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं और अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। 20 का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EC नंबर 1111 असाइन टू एन एंजाइम। तो भाई फर्स्ट है तो इसका आएगा, फर्स्ट तो अपन ने ऑक्सीडो रिडक्टेज देखा था ना, तो फर्स्ट क्लास इसके ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहले तो ऑक्सीडो रिडक्टेज ढूंढो। पहला है हाइड्रोलेज, नहीं भाई ये नहीं है, हाइड्रोलेज नहीं है। सेकंड है द एंजाइम इज ए ट्रांसफ्रेज, ट्रांसफ्रेज भी नहीं है। थर्ड है द एंजाइम इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहीं अपना जो है आंसर अपने को मिल गया है। तो थर्ड है ऑक्सीडो रिडक्टेज दैट एक्ट्स ऑन CHOH बॉन्ड्स ग्रुप ऑफ डोनर्स विद NAD+ एज एक्सेप्टर। तो अपना ऑक्सीडो रिडक्टेज अपने को मिल गया थर्ड ऑप्शन में, और फर्स्ट क्लास अपनी यही है, तो इसलिए अपना थर्ड ऑप्शन ही ठीक हो जाता है। फोर्थ है द एंजाइम इज लाइज दैट कैटेलाइज द क्लीवेज ऑफ CC पोर्ट। नहीं, यहाँ पर सिर्फ एंजाइम की क्लास की फर्स्ट क्लास की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज की है, ठीक है। जो 6 एंजाइम की सीक्वेंस है ना, वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, OTHLIL, OTHLIL। O से ऑक्सीडो रिडक्टेज, T से ट्रांसफरेज, H से हाइड्रोलेज, L से लाइज, I से आइसोमरेज और L से नेक्स्ट L से लाइगेज। तो ये मैंने 6 एंजाइम है, ये सीक्वेंस में मैंने ऐसे फर्स्ट इनके लेटर से याद कर रखी है, ठीक है। तो अपना डिसिप्लिन 3 आ गया। लेकिन अभी ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, तो अभी यह सिर्फ 2 ही अपन सेक्शन करते हैं, बाकी के सेक्शन बाकी के क्लासेस में करते हैं। अगर आपको ये सही लगा हो तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, बता देना कंटिन्यू करनी है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।